बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्लासरूम के अंदर हम लेक्चर नंबर 3 को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे कुछ इश्यूज़ की वजह से, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि लेक्चर नंबर 3 को हम दोबारा से इसकी रिकॉर्डिंग अलग से मैं करके आपको दे दूँ। पहली बात तो वो लोग जो बिल्कुल नए हैं उनको मैं रिकमेंड ये करूँगा कि वो इस लेक्चर को सुनने से पहले इससे जो पिछला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो लेक्चर वो मुझसे ले लें और उसको सबसे पहले सुन लें, ताकि आप लोगों को कोई जो मसाइल हैं, आपके कुछ इश्यूज़ हैं, वो उसमें ना आए। क्योंकि उस लेक्चर में मैंने डिटेल से वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जिनका मैं आज मज़ीद अहाता करूँगा। सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया ओवरव्यू ऑफ स्क्रैच कमांड्स। तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या था। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, जिसके अंदर हमने ये कहा कि हमने मोशन को कुछ डिस्कस किया, मोशन की कुछ कमांड डिस्कस की हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पेन टूल का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने कंट्रोल्स के अंदर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया। कंट्रोल के अंदर जिन जिन टूल्स का हमने इस्तेमाल किया उसमें एक रिपीट कमांड थी। जो रिपीट कमांड है इसको हम काउंटर कंट्रोल भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक नंबर तक चलती है। इसके अलावा एक और भी इसमें टाइप थी रिपीट की, जो कि हमेशा के लिए चलती है। इसके अलावा इसमें एक और कमांड भी होती है जिसको आप अभी तक हमने इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन हम इसको आइंदा इस्तेमाल करेंगे, जिसको रिपीट अंटिल कहते हैं। रिपीट अंटिल का मतलब है कि जब तक कंडीशन इस डायमंड सिंबल के अंदर लिखी हुई कंडीशन अचीव नहीं हो जाती या ट्रू नहीं हो जाती, तो इस बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी वो हमेशा के लिए एग्जीक्यूट होती रहेगी। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल्स कहते हैं, क्योंकि आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इसके बारे में आगे जाके डिस्कस करूँगा। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ डिसीजंस ब्लॉक्स को देखा। डिसीजन करने के लिए मसलन अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो हम इसके अंदर लिखे जाने वाले सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि इसके अंदर कुछ कमांड्स हैं। जब कंडीशन ट्रू होती है, फ़र्ज़ कर लें कोई भी कंडीशन है, हम कह लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 इज़ लेस दैन 20, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन अचीव होती है तो हम ये दो काम करेंगे, मूव करेंगे 10 स्टेप और टर्न करेंगे 15 डिग्रीज पे। तो इस तरह की जो कमांड्स होती हैं उसको डिसीजंस ब्लॉक कहते हैं। हम कुछ डिसीजन लेते हैं और उसकी बेस पे हम उसके अंदर लिखे जाने वाली स्टेटमेंट्स को चलाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेटमेंट चलेंगी, ये तब चलती हैं जब ये कंडीशन ट्रू होती है। इसके अलावा इस एक और कंट्रोल जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था वो ये है कि इसको ये ज़रा ज़्यादा बेटर क्या कहते हैं डिसीजन ब्लॉक है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आपने क्या करना है, और अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर क्या करना है। इसमें हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो तुम ये दो काम करोगे, मूव करोगे और टर्न करोगे। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो फिर उसके बदले में हम क्या काम करेंगे। लेकिन ये जो नीचे वाली कमांड है ये कहती है कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो तुम कुछ काम करोगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम कोई कंडीशन बना लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें हम कहते हैं कि अगर 10 के बराबर हो जाए तो तुम ये करो कि मूव करो, पॉइंट करो डायरेक्शन पे, और इसके अलावा ग्लाइड करो। फ़र्ज़ कर लेते हैं 3 काम होंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फ़र्ज़ कर लें कि मैं एक तीसरा काम करूँगा जो कि ये वाला काम होगा। मैं कोई भी सपोज कर सकता हूँ। तो आपको समझाने के लिए एक मैंने एग्जांपल बना ली कि जब एक कंडीशन ट्रू है then I will do these 3 tasks, but if the condition is not true then I will go for the another task which is go to the mouse pointer. I hope कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हमने इन चीज़ों को कुछ देखा।
इसके अलावा लेक्चर 3 में हम लोगों ने जो डिस्कस की थी इम्पोर्टेंट चीज़, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमने मेमोरी सेल्स को हमने मेमोरी सेल्स को डिस्कस किया। तो सबसे पहले मेमोरी सेल्स की बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जी और इसके अंदर हम लोग मेमोरी सेल्स की बात करते हैं। मेमोरी सेल्स के बारे में बताता चलूँ कि मेमोरी सेल कंप्यूटर जब भी किसी इंफॉर्मेशन को कहीं महफूज करता है तो उसके लिए वो मेमोरी सेल्स का इस्तेमाल करता है। जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं तो बहुत दफ़ा हमें मेमोरी सेल की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को महफूज करने के लिए। जैसे कि आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो कैलकुलेटर के अंदर नंबर्स और ऑपरेटर्स को किसी जगह महफूज किया जाता है फॉर सम टाइम, और उसके बाद आप उस महफूज की हुई जगह से वो वैल्यूज़ उठाते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे इंसान अपने दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर इंफॉर्मेशन महफूज रखता है, बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन महफूज रखता है। तो मेमोरी सेल बनाने के लिए आप मेक अ वेरिएबल पर क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट करें हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम हम x रख लेते हैं। ये जो वेरिएबल स्कोप की बात है ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में की है, जिसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया है कि फॉर ऑल सेपरेट्स और फॉर दिस सेपरेट का क्या मतलब है। तो अगर आपको मज़ीद इन डेप्थ इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप लेक्चर 1 और 2 मेरा सुनेंगे। इसके बाद हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि एक मेमोरी सेल बन गया जिसके साथ मैं 2-3 काम कर सकता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं इसकी वैल्यू सेट कर सकता हूँ, कुछ भी फर्ज कर लें मैं इसकी वैल्यू अगर यहाँ से चेंज करके 10 कर दूँ और इस पर डबल क्लिक करूँ तो इस स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू 10 सेट होगी। इसी तरीके से मैं इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसकी वैल्यू शो भी कर सकता हूँ। तो गोया कि मैंने 3 काम किए। एक मैंने किया स्टोर करने वाला काम। जो स्टोर करने वाला काम है वो बेसिकली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस जगह पे यहाँ पे मैं चीज़ें स्टोर कर रहा हूँ। सेट x to 10, सेट का मतलब स्टोर करना। इस जगह पे मैं चीज़ों को मॉडिफाई कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ x की वैल्यू चेंज कर दो बाय सम डिग्री, मसलन सॉरी बाय सम वैल्यू फॉर एग्जांपल, या मैं कुछ भी वैल्यूज दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ 1 से ना करो बल्कि 10 से करो। अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, चलिए मैं पहले 1 से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अब इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। देखें क्या रहा होगी। तो इसका मतलब ये है कि अब इस मेमोरी सेल के अंदर इंफॉर्मेशन अपडेट होगी और 1 का इजाफा होगा। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो मैं 2 का इजाफा भी कर सकता हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मैंने 2 दफ़ा डबल क्लिक कर दिया तो इसलिए 15 हो गई। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो मैं वैल्यू कम भी कर सकता हूँ। मतलब मैं अगर माइनस दे दूँ और फिर डबल क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो पहले से कम हो गई। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको शो भी कर सकता हूँ, इसको कहीं दिखा भी सकता हूँ। इसको इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कहते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपसे जब नाम पूछा जाता है आपके वालिद का, तो आप बेसिकली इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे होते हैं अपने दिमाग से, उसको निकाल के बता रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से शो वेरिएबल एक्स का मतलब भी यही है कि बताना, दिखाना। इसी तरीके से यहाँ पे हम चीज़ को महफूज करते हैं स्टेप पे। ये वाली जो कमांड है ये इंफॉर्मेशन महफूज करती है। जो ये वाली कमांड है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को चेंज करती है या मॉडिफाई करती है। ये वाली कमांड इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करती है, चेंज करती है। मसलन मैं कहता हूँ आपसे कि आपके दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन है। मैं कहता हूँ कि मसलन आप कहते हैं कि मेरे छोटे भाई की एज 10 साल है, तो 1 साल के बाद जब आपसे उसकी एज पूछूंगा तो आप
मुझे 10 साल नहीं बताएंगे बल्कि 11 साल बताएंगे, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर जो मेमोरी सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, उसके अंदर आपने उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया। इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं? इसको वेरिएबल कहते ही इसलिए, मैं दोबारा से देखें, इस चीज़ पर देखें, इसको वेरिएबल कहते ही इसलिए क्योंकि हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आपसे नाम पूछा जाता है तो आप अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके दिखाते हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से इसको आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कह सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ले जी, अब हम यूँ करते हैं कि हम लोग एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम एक टेम्परेचर कन्वर्टर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम क्लास के अंदर की थी। इसलिए हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं और हम लोग टेम्परेचर कन्वर्टर बनाएंगे। सबसे ज़रूरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ ये कि दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ है। उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये आप बात याद रखिएगा। उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये कि उसके अंदर इनपुट होगी, ये एक चीज़ आपको बताइए। दूसरी बात कि दुनिया के हर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी। इसके अलावा दुनिया के हर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। ये 2-3 काम जो हैं ये होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। फ़र्ज़ करें आप कैलकुलेटर की बात करते हैं, सॉरी हमने टेम्परेचर कन्वर्टर की बात की। अब जब टेम्परेचर कन्वर्टर हम लोगों ने बनाना होता है तो इसमें 2-3 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर कन्वर्टर बनाने के लिए हमें पहले टेम्परेचर चाहिए जो कि सेल्सियस के अंदर होगा। तो बेसिकली हम अब क्या कह रहे हैं, हमें बेसिकली इनपुट चाहिए, एक इनपुट चाहिए जो कि हम यूज़र से मांगेंगे। हम उसे कहेंगे यार तुम टेम्परेचर बताओ जो कि सेल्सियस के अंदर हो, वो टेम्परेचर हमें बताएगा। दिस इज़ कॉल्ड इनपुट। इसके अलावा हम उसे ये कहेंगे कि अब आप हमें, जब वो इनपुट दे देगा तो हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उस फार्मूले की मदद से कुछ जमा तफरीक करेंगे। इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। वो जमा तफरीक बेसिकली एक फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना है। वो फार्मूला क्या हो सकता है? वो फार्मूला वो सिंपल है, उसमें उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। ये वो टेम्परेचर है बेसिकली, फार्मूला है सॉरी, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जी, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। जब हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो फिर हमें इस इंफॉर्मेशन को बताना भी पड़ता है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता जो कि अंदर ही अंदर काम करे और आपको बताए ना। ही हैज़ टू शो द इंफॉर्मेशन इन समथिंग इन सम फॉर्म। वो इंफॉर्मेशन वो ऑडियो की शक्ल में भी दे सकता है, टेक्स्ट की शक्ल में भी दे सकता है, किसी ग्राफिक्स एनिमेशन की शक्ल में दे सकता है, किसी शक्ल में भी दे सकता है। तो हम लोग जो आउटपुट अभी बताएंगे वो एक टेक्स्ट की शक्ल में हो। तो दुनिया के हर सॉफ्टवेयर के अंदर आउटपुट भी होती है। तो ये 3 चीज़ें, 3 काम दुनिया के हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। चलें जी, अब टेम्परेचर कन्वर्टर जो है उसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं। जी, दोबारा स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। जी, तो टेम्परेचर कन्वर्टर की हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हमें इनपुट चाहिए। इनपुट के लिए हम सेंसिंग में आते हैं और हम आस्क पे चले जाते हैं।
आस्क मीन कि कंप्यूटर हमसे कुछ पूछेगा, इस वक्त वो हमसे नाम पूछ रहा है बट कैन चेंज दिस मैसेज, हम कहते हैं एंटर द टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस, ठीक है जी। अब इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इंटर द टेम्परेचर सेल्सियस, और उसने एक टेक्स्ट फील्ड दे दिया जिसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि जब इनपुट हम लेंगे तो उस इनपुट को कहीं महफूज करना पड़ेगा हमें। इसके लिए हमें एक मेमोरी सेल बनाना पड़ेगा, उसका हम नाम लिख देते हैं सेल्सियस, और उसको ओके कर देते हैं। और हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जब हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे तो उस इनपुट को कहीं महफूज करना है, लेकिन उस कौन सी वाली इनपुट को महफूज करना है जो यूज़र ने दी है। इट मीन्स के यूज़र ने अभी जो आंसर दिया है उसके बराबर कर दो इस सेल्सियस को, यानी यूज़र ने जो आंसर दिया है इस सेल्सियस को उसके बराबर कर दो। वो आंसर कुछ भी दिया है उसने, वट एवर द आंसर इज़, हम इससे गर्ज नहीं है, यकीनन वो टेम्परेचर ही होगा जो कि सेल्सियस के अंदर देगा, लेकिन हम उसको उसके बराबर कर रहे हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करने लगे, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये वाला फार्मूला। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑपरेटर्स के अंदर, और हमें कुछ कमांड चाहिए। मसलन हमें एडिशन चाहिए, हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और हमें डिवीजन चाहिए। सबसे पहले तो हम डिवाइड कर लेते हैं 9 डिवाइडेड बाय 5, ये काम तो सबसे पहले होगा। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये चलें हम इससे पहले डिवाइड एडिशन कर लेते हैं सेल्सियस टेम्परेचर, और इसके साथ 32 ऐड हो रहा है। जब ये दो काम हो जाएंगे तो हम यूँ करते हैं कि इसके राइट साइड पे हम ये डाल देते हैं, और इसके लेफ्ट साइड पे हम ये डाल देते हैं। चलिए जी, ये काम तो हो गया। अब जब ये फार्मूला जो भी रिजल्ट कैलकुलेट करेगा वो फ़ारेनहाइट के अंदर होगा, तो हमें एक ऐसा मेमोरी सेल चाहिए जिसमें हम फ़ारेनहाइट वाली इंफॉर्मेशन को महफूज कर सकें। तो हम दोबारा से इधर आते हैं, हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं फ़ारेनहाइट, इसका नाम रख लेते हैं, फ़ारेनहाइट इसका नाम रख लेते हैं, और इस फ़ारेनहाइट को सेट करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर, क्योंकि जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो फ़ारेनहाइट में जाके सेट होगा। तो हम इस चीज़ को उठाएंगे और इसको यहाँ प्लेस कर देंगे। लें जी, अभी अगर आपने गौर किया हो तो इसमें हम लोगों ने 2-3 काम किए हैं, जो कि मैं आपको अभी एंड पे जाकर बताता हूँ। अब चौथा काम हमारा रहता है कि हमने बताना भी है कि हमने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया है। इसके लिए हम जाएंगे लुक्स में, और हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं से, और हम यहाँ लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट। तो चलें, जब मैं इसको चलाऊँगा इस प्रोग्राम को, तो इसको चलाने के लिए बेहतर ही होता है कि आप स्क्रीन फ्लैग को ऐड कर लें। इसको जब चलाया तो इसने कहा इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, आई एंटर 32 एंड देन इंटर ओके, एंड ही आंसर मी 115.20. But do you think that this answer is not so productive, because this is not mentioning that what the value is, यानी कि ये वैल्यू तो मुझे बता रहा है लेकिन ये है क्या। तो इस मैसेज को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग ऑपरेटर्स में जाके एक जॉइन की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉइन के अंदर जॉइन की बड़ी कमांड एक यूज़फुल है। मसलन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़, और फिर इस चीज़ को इसके साथ जोड़ सकता हूँ।
ये चीज़ जोड़ देती है एक आपके मैसेज को और फ़ारेनहाइट की वैल्यू को इसने जोड़ दिया। अब मैं दोबारा से इसको इसके अंदर डाल देता हूँ तो मेरा प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर हो गया। मैं दोबारा से चलाया, टेम्परेचर इन सेल्सियस मैंने 32 इंटर किया, ओके किया। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 105 है, सॉरी 115 एंड 2। अब अगर आप देखें तो इस एग्जांपल में हमने बेशुमार काम किए हैं जिसकी मैं दोबारा से रिवाइज कराना चाहूँगा। इसको हम तोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो चीज़ है इसको इवेंट्स कहते हैं। जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तो ये चलेगा। ये यूज़र इनपुट है, ये आपसे कुछ पूछेगा। ये मेमोरी सेल जिसका नाम सेल्सियस है उसके अंदर आपके बताए हुए आंसर को महफूज करेगा, जिसको हम स्टोरेज कहते हैं। ये कमांड इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगी, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगी, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको फ़ारेनहाइट में महफूज कर देगी। ये कमांड आउटपुट की कमांड है जो कि आपके कैलकुलेटेड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को बताएगी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। तो अगर आप देखें तो बेसिकली ये जो कमांड है पहली, इसका ताल्लुक इनपुट से है, इसका ताल्लुक ये स्टोरेज से है, इसका ताल्लुक प्रोसेसिंग और स्टोरेज दोनों से है, और इसका ताल्लुक आउटपुट से है। आउटपुट से है और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल से भी है, बिकॉज फ़ारेनहाइट के अंदर जो इंफॉर्मेशन महफूज है उसको ये एक्सट्रैक्ट करती है और फिर दिखाती है। तो आई होप कि आप लोगों की ये एग्जांपल जो है वो समझ में आ गई होगी। जी, हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के मुतल्लिक थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल दिखा दूं कि किस तरह की होती है। आपने यकीनन ये चीज़ पढ़ी हुई होगी। इस चीज़ को अगर हमने इम्प्लीमेंट करना हो, लिखना हो और सॉल्व करना हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसको किस तरह से किया जाता है इसको हम देखते हैं। हम स्क्रैच पे आते हैं और सबसे पहले हमें ऑपरेटर्स के अंदर जाना पड़ेगा। फार्मूला जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इस बी स्क्वायर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम आए इधर और सबसे पहले तो हमें बी स्क्वायर को सॉल्व करने का मतलब है कि बी रेज़ टू पावर 2, या हम ये कह सकते हैं कि बी मल्टीप्लाई बाय बी। तो आपने गौर किया होगा, मैं दोबारा से आपको बताता चलूँ, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, या 3 मेमोरी सेल्स जिसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन महफूज करनी पड़ेगी, एक ए, एक बी और एक सी। तो सबसे पहले हम यूँ कर लेते हैं कि सबसे पहले इन 3 मेमोरी सेल्स को जाके बना लेते हैं। ए बना लिया, फिर बी, फिर सी। तो 3 मेमोरी सेल्स हम लोग ने बना लिए। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हम इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इस फार्मूले के अंदर सबसे पहले बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो एक आसान और सादा तरीका तो ये है कि आप इसको लें और इसमें बी को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस फंक्शन को उठाएं और इसमें देखें कि क्या ऐसा कोई फंक्शन है कि जिसको आप एज ए पावर इस्तेमाल कर सकें। लेट मी चेक। इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं, कॉस ले सकते हैं, टैन, नेचुरल लॉग ले सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल पावर ले सकते हैं और बेस 10 की पावर ले सकते हैं। तो ऐसा कोई फंक्शन हमें नज़र नहीं आया, इसलिए हम इसको वापस रख देते हैं। 20 के तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है फार्मूले में वो है 4ac। 4ac का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई सी। तो हमें एक चीज़ चाहिए जो कि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम
इसको यूँ कर लेते हैं और इसमें लिखते हैं हम फॉर ए जो है वो हमारा मेमोरी सेल है, तो हम यहाँ से ए ले लेंगे, फॉर ए सी, तो यहाँ से हम सी ले लेंगे और इस चीज़ को हम फिलहाल अपने पास रख लेते हैं। अब ये दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो वी नीड ऑपरेटर ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसके फर्स्ट सेल में ये डाल देंगे और इसके सेकंड सेल में ये डाल देंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इस पूरी चीज़ का हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे और इस पूरी चीज़ को इसमें डाल देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, जो भी अंदर चीज़ है उसका रिजल्ट आ जाएगा। आप उसको चाहें तो मालूम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि हमने ए और बी सी की वैल्यू इनिशलाइज नहीं की, इसलिए हम अब इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दोबारा फार्मूले पे आते हैं, हमें माइनस बी चाहिए और वो प्लस होके इसके साथ आ जाए। तो माइनस बी कैसे आ सकता है? माइनस बी बेसिकली -1 मल्टीप्लाई बाई बी होता है, तो हमें दोबारा से ये लेना पड़ेगा, इसके अंदर हम -1 कर देते हैं और b जो है वो यहाँ से ले लेते हैं। अब ये पूरी चीज़ दो रूट्स निकलेंगे, तो हमें दो मज़ीद मेमोरी सेल बनाने पड़ेंगे, एक R1 के नाम से और एक R2 के नाम से। सबसे पहले तो हम यूँ कर लेते हैं कि R1 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम कहते हैं सेट कर दो R1 को किसके बराबर। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स में आते हैं और प्लस ले लेते हैं और इसको इसमें डाल देते हैं और इसको इसमें डाल देते हैं। तो हमने एक रूट कैलकुलेट किया जो कि पॉजिटिव के साथ था, R1 कैलकुलेट किया जो कि बेसिकली पॉजिटिव के साथ था। इसी तरीके से इसका डुप्लीकेट बना के आप R2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, R2। और एक चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी, जो कि हमें इस ऑपरेटर की जगह पे इस ऑपरेटर को लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, हमने ऊपर वाली चीज़ कैलकुलेट कर ली लेकिन इसको डिवाइडेड बाय 2a नहीं किया, तो हमें इसमें करना पड़ेगा कि इस पूरी चीज़ को डिवाइड करना पड़ेगा इससे 2a से। तो पहले सेल में हम ये डाल देंगे, पहले सेल में हम ये डाल देंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे 2a अगेन मल्टीप्लिकेशन है, तो वी नीड दिस वन, वी नीड दिस ब्लॉक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे a, और इस सारी चीज़ को हम लोग इस सारी चीज़ को हम लोग दोबारा से इधर डाल देंगे। इसी तरीके से इस चीज़ को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें डिवाइडेड बाय चाहिए और फिर हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन 2 एंड देन a, और इस पूरी चीज़ को हमें लेके आना पड़ेगा सेल। ले जी। लेकिन ये कैलकुलेट कराने के लिए सबसे पहले तो हमें मेमोरी सेल्स को इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग इनका इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें तीन चीज़ें इनिशियलाइज करानी है, एक तो हमें इनिशियलाइज करना है a, एक हमें कराना है b और एक हमें कराना है इनिशियलाइज c। 5 9 कुछ भी वैल्यूज ले लें, 10। एक हम इवेंट्स ले लेते हैं, इवेंट कंट्रोलर, इसका हम यहाँ रख लेते हैं। और इसके अलावा हम इसको शो भी करवा सकते हैं। जी
एक चीज़ हमें और चाहिए जो कि आउटपुट से रिलेटेड है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं अगेन जॉइन कमांड ले लेते हैं और हम कहते हैं थोड़ा सा इसको root 1 is equal to this one और root 2 is equal to this one। अब हमने इसको लिखना है से में, तो से की कमांड ले लेते हैं और इसको इसके अंदर पुट इन कर देते हैं। अगेन से की कमांड। इसी तरीके से आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट है। जब इसको चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली रूट कैलकुलेट कर रहा है, बिकॉज हमने खुद से वैल्यूज को इनिशियलाइज किया। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम लोगों ने मेमोरी सेल्स की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी है, प्लस हमने ये देखा कि किसी कम्प्लेक्स अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं आप किसी भी लैंग्वेज में। और इसमें तीनों काम हो रहे हैं, एक तो इनपुट भी हो रही है, लेकिन ये इनपुट जो है ये हम हार्ड कोड कर रहे हैं, यानी खुद से दे रहे हैं, हम यूज़र से नहीं पूछ रहे। इसके अलावा हम इसमें प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं इस स्टेप पे, इन 2 स्टेप पे, और एंड पे हम आउटपुट की शक्ल में एक रिज़ल्ट को शो भी कर रहे हैं। जी, थर्ड एग्जांपल जो थी हमारी वो एक बेसिक कैलकुलेटर से मुतल्लिक थी, तो इसको हम देख लेते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं, जिसके अंदर हम एक बेसिक कैलकुलेटर को देखते हैं कि उसके हमने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया था। सबसे पहले तो हम लोगों को 3 मेमोरी सेल्स चाहिए जो कि यहाँ के आपको नज़र आ रहे हैं। ये 3 मेमोरी सेल्स हम लोगों ने सबसे पहले बनाए। इसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिए वो है इनपुट। हमें फर्स्ट नंबर इनपुट करना है, सेकंड नंबर इनपुट करना है और ऑपरेटर इनपुट करना है जो कि यूज़र से लेना है। लेकिन इनपुट करने से पहले हमें मेमोरी सेल्स बनाने हैं, और एक हमने रिज़ल्ट का भी मेमोरी सेल बनाया है। जो भी रिज़ल्ट कैलकुलेट होगा वो इन मेमोरी सेल्स के अंदर रिज़ल्ट वाले मेमोरी सेल्स में चला जाएगा। इसी तरीके से जब ये सारे चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी तो हम ये चेक करेंगे कि यूज़र ने ऑपरेटर क्या एंटर किया। अगर ऑपरेटर प्लस के बराबर है और ये चीज़ ट्रू है तो राइट साइड वाला काम होगा, यानी कि रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर होगा। इसी तरीके से, और अगर ये चीज़ फॉल्स है तो हम इस पर कुछ नहीं कर रहे, सिंपल इफ लगाया हमने। इसी तरीके से अगर ऑपरेटर माइनस है तो हम रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर करेंगे और इस तरह से चलते जाएं। अब हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें मेमोरी सेल्स चाहिए, जैसा कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा था। 3 मेमोरी सेल्स चाहिए, बल्कि 4 चाहिए। हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, बना लेते हैं। फर्स्ट नंबर चाहिए हमें, इसके अलावा हमें चाहिए सेकंड नंबर, फिर हमें चाहिए एक ऑपरेटर, इसके अलावा हमें चाहिए एक रिजल्ट का भी। जी, तो 4 हमने चीज़ें 4 काम हमने कर लिए। इसके अलावा हमें इनपुट लेनी है, 3 इनपुट लेनी है, 2 नंबर्स लेने और एक ऑपरेटर लेना। तो इनपुट लेने के लिए हम चले जाते हैं यहाँ पे और हम कहते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, एंड देन हम कहते हैं कि इंटर फर्स्ट नंबर, और जो भी रिजल्ट आए फर्स्ट नंबर को आंसर के बराबर कर दो। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि इंटर सेकंड नंबर, और जो भी रिजल्ट आए उसको आंसर के बराबर कर दो।
फिर हम कहते हैं इंटर ऑपरेटर और जो भी रिजल्ट है उसको आंसर को बराबर कर दो। इंटर, मैसेज को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, इंटर एन ऑपरेटर। जी, हम एक इवेंट भी लगा लेते हैं इसके ऊपर। जी, इनपुट तो हमने कर ली और इसके अलावा हमने 4 मेमोरी सेल्स भी कैलकुलेट कर ली। अब अगला जो काम है वो है डिसीजंस करना। तो डिसीजंस कराने के लिए हम लोग इस पे आएंगे कंट्रोल्स पे और हम चूज़ करेंगे इस चीज़ को। देखें, अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो ये खाली ट्रू पे काम कर रही है। अगर ट्रू होगा तो हम एक काम करेंगे, लेकिन अगर फॉल्स होगा तो हम कोई काम नहीं करेंगे। हमने इस तरफ कोई चीज़ डिफाइन नहीं की। तो हम लोग दोबारा से आते हैं और हम कहते हैं कि अगर ऑपरेटर हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, अगर ऑपरेटर बराबर है जमा के, तो आप 2 नंबरों को ऐड करेंगे, सिंपल है। और 2 नंबर आपके पास अवेलेबल हैं, फर्स्ट नंबर है और एक सेकंड नंबर, और से कर देंगे आप। तो अब यहाँ पे चले जाइए और इन दोनों नंबरों को इसमें आप ऐड कर लें जी। ये वाला काम तो हमारा पहला हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और खाली इस चीज़ को हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको माइनस कर लेते हैं और इस चीज़ को भी चेंज करना पड़ेगा। लें जी, इंटर फर्स्ट नंबर मैंने कहा 10, इंटर सेकंड नंबर मैंने कहा 10, इंटर एन ऑपरेटर मैंने कहा प्लस, और जब इंटर किया तो उसने सब चीज़ों का रिजल्ट कैलकुलेट करके मुझे दे दिया। तो ये था सिंपल सा कैलकुलेटर। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्विज एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे और उसके साथ एक बॉल चेस गेम है जिसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, जो लेक्चर 4 होगा। नेक्स्ट वीक जो होगा उसका फर्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपका क्विज नंबर 1 होगा और असाइनमेंट नंबर 1 मैं इसी वीकेंड पे अपलोड कर दूंगा। वो भी आपको करनी पड़ेगी 1 वीक के अंदर अंदर। और नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें हम पाइथन से स्टार्ट लेंगे, यानी कि हमने जितना भी काम करना है वो 4th लेक्चर में कर लेंगे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीक की पहली लैब होगी उसमें हम स्क्रैच के ऊपर आखिरी काम करेंगे। आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, tahir.se@must.edu.pk। थैंक यू वेरी मच।